बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बच्चों, तो आज की लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखा था। तो इस लेक्चर में हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे और आगे स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फर्स्ट। तो लिखा, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल m से या ml से। l सबस्क्रिप्ट है, नीचे लिखा हुआ है ml, m और ml। तो पहला इंफॉर्मेशन दिया, डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विदिन ए सबसेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करेगा? किसी सबसेल में मौजूद ऑर्बिटल्स के बारे में बतलाएगा। जैसे देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम के सेल के बारे में बतलाता था। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेल में मौजूद सबसेल के बारे में बतलाता था। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हुआ वो सबसेल में मौजूद ऑर्बिटल्स के बारे में बतलाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आप पूरी तरह से दिमाग में फिट कर लो। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? सबसेल में मौजूद ऑर्बिटल्स के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम के सेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेल में मौजूद सबसेल के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसेल में मौजूद ऑर्बिटल्स के बारे में। राइट? तो वही लिखा है कि डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विदिन ए सबसेल, मींस ये सबसेल में मौजूद ऑर्बिटल्स के बारे में बतलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, डज नॉट अफेक्ट ऑर्बिटल एनर्जी। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते समय आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लार्जली डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। लार्जर एन इक्वल्स टू लार्जर एनर्जी, मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी मुख्य रूप से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती थी। एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपने पढ़ा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करेगा, लेकिन सिर्फ ऐसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करेगा विच आर प्रेजेंट इन सेम सेल। राइट? तो सेम सेल में मौजूद ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करेगा कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कहा कि ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी को प्रभावित नहीं करेगा, डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। आगे लिखा है एक्सेप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर ऑर्बिटल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, फील्ड क्रिएटेड बाय ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल्स को रखा जाएगा तब ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी को प्रभावित करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल्स को नहीं रखा गया है तब ऑर्बिटल्स की एनर्जी को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। राइट? थर्ड पॉइंट पे आइए, वैल्यूज ऑफ एम। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 0 to n-1। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू के बारे में बात हो रही, ये कहां से कहां तक है? देखो, -L2 + L। L समझ रहे हो? L स्टैंड्स फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 + L इंक्लूडिंग 0, और ब्रैकेट में लिखा है ओनली इंटीजर्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होगी वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी, और वो वैल्यू -L2 + L इंक्लूडिंग 0। राइट? अब देखो, जैसे फॉर L = 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से शुरू होती थी? 0 से, 0 to n-1। तो L = 0, और जब आप L = 0 बोल रहे हो तो इसका मतलब हुआ S सबसेल।
L इक्वल टू 0 जिस सबसेल को रिप्रेजेंट करता था वो कौन सा सबसेल हुआ? S सबसेल। तो फॉर L इक्वल टू 0 M की वैल्यू देखो तो बच्चों क्या होगा? -L टू +L इंक्लूडिंग 0, 0 को शामिल करते हुए। तो -0 जैसी कोई चीज तो होती नहीं, +0 भी होता नहीं, तो सिर्फ एक वैल्यू आया एंड दैट वैल्यू इज व्हाट? 0। तो फॉर L इक्वल टू 0 M इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख दिया? ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू। मतलब एस सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू आई। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि एस सबसेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हुआ एंड दैट ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल, दैट ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल। तो यहां नीचे लिख दिया देयरफॉर एस सबसेल हैज only one orbital, only one orbital। एस सबसेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हुआ एंड दैट ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल। इसको बोलोगे क्या? एस ऑर्बिटल। अब चलो फॉर L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 M की वैल्यूज बताओगे आप लोग खुद, कहां से कहां तक है? -L टू +L इंक्लूडिंग 0। तो जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो गई तब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हुई? -1, 0, +1। तो टोटल कितने वैल्यूज आए बच्चों? 3 वैल्यूज, टोटल 3 वैल्यूज। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 रहने पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज आए। और एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता था? पी सबसेल को। और पी सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आई, 3 डिफरेंट वैल्यूज। तो इससे ये क्लियर हुआ कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। और थोड़ी सी बात सुनो, जैसे आप कहते थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू एक डिफिनिट सेल को रिप्रेजेंट करता, वैसे ही कहते थे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू एक डिफिनिट सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और अब बोलेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी एक वैल्यू, चाहे वो वैल्यू जो भी हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। सेट हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो L इक्वल टू 1 के लिए M के 3 वैल्यूज आए थे। इसका मतलब हुआ कि इस सबसेल में L इक्वल टू 1 से कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट होता था? P सबसेल। तो P सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स। तो यहां लिख दिया देयरफॉर P सबसेल हैज, P subcell has 3 orbitals, 3 orbitals, 3 orbitals। P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हुए, कौन कौन? तो डेट इज px, py एंड pz। तो P सबसेल के जो 3 ऑर्बिटल्स हुए बच्चों, वो कौन कौन हुए? एक का नाम px हुआ, दूसरे का नाम py हुआ और तीसरे का नाम pz हुआ। तो P सबसेल के यही 3 ऑर्बिटल्स हुए। याद हो गया आपको कि P सबसेल के लिए L इक्वल्स टू 1 था और L 1 था, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज आए, कौन कौन? -1, 0 एंड +1। तो चूंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज आए, इट मीन्स कि P सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हुई? 3। बिकॉज each and every one value of M magnetic quantum number represents 1 orbital। तो 3 वैल्यू था, तो इसका मतलब हुआ कि 3 ऑर्बिटल उसमें होगा।
कौन कौन होगा? p सब सेल के 3 ऑर्बिटल्स, तो px, py एंड pz, राइट। अब देखो, अब कोई बच्चा कहता है कि सर px के लिए m इक्वल टू -1 होगा या 0 होगा या +1 होगा। नहीं, ऐसा नहीं कहते। px के लिए m इन तीनों में से कोई एक हो सकता। जैसे मान लो कि px के लिए आप m इक्वल टू -1 कह रहे हो, ठीक है। कोई कहता है कि नहीं सर px के लिए m इक्वल टू हम +1 क्या नहीं कह सकते? कह सकते हो। फिर कोई कहता है कि px के लिए m इक्वल टू 0 नहीं कह सकते? वो भी कह सकते हो। बट मैं ये कह रहा हूं कि px के लिए इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हुआ, वैसे ही py के लिए अगर इसको कह दिए कि ये px को रिप्रेजेंट कर रहा, m इक्वल टू -1 अगर px को रिप्रेजेंट कर रहा, तो फिर अब इन दोनों में से 0 और 1 में से कोई एक py को रिप्रेजेंट करेगा और कोई एक pz को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू px के लिए, दूसरी कोई वैल्यू py के लिए, और बाकी तीसरी जो बच गई वो pz के लिए, राइट। अब आओ, फॉर l इक्वल्स टू 2, तो l जब 2 होगा तो m की जो वैल्यू हुई -2, -1, 0, +1, +2, तो टोटल कितने वैल्यूज आए बच्चों? 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज। तो l इक्वल्स टू 2 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टोटल 5 वैल्यूज आए, और l इक्वल्स टू 2 किस सबसेल को रिप्रेजेंट करता था? d सबसेल को। तो यहां लिख दिया देयरफॉर d सबसेल हैज, d सबसेल हैज 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। तो डी सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हो गई? 5। क्यों हुई? क्योंकि डी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 थी, और जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 थी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के l इक्वल्स टू 2 के लिए 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं, -2, -1, 0, +1, +2। तो इसीलिए चूंकि ये 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं और हर एक वैल्यू से एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हुआ, इसीलिए डी सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हो गई? 5। अब है कि उनके नेम्स क्या होंगे, तो लिख देते हैं डेट इज dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। तो डी सबसेल के जो 5 ऑर्बिटल्स हुए वो कौन कौन हुए बच्चों? एक हुआ dxy, दूसरा dyz, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। तो ये पांचों याद हो गए। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बोल लो, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। तो ये डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स हुए, राइट। अब आओ, फॉर l इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू 3 रहता तब m के वैल्यू जाते -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो टोटल देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -3 से लेके +3 तक इंक्लूडिंग 0। तो टोटल कितने वैल्यूज हो गए? 7 वैल्यूज। तो टोटल 7 वैल्यूज आ गए। और l इक्वल्स टू 3 किस सबसेल को रिप्रेजेंट करता था? तो l इक्वल्स टू 3 f सबसेल को रिप्रेजेंट करता था। तो इससे पता चला कि f सबसेल हैज 7 ऑर्बिटल्स, 7
ऑर्बिटल्स। तो f सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हो गई? 7, राइट। हाँ, इनके नेम्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते, तो इनके नेम्स को नहीं लिखते, राइट। अब कोई कहता कि सर जी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो चलो निकालते हैं। अब लिखेंगे नहीं, यहाँ जी सबसेल की बात हो रही है। तो जी के लिए एस पी डी एफ जी 5वें नंबर पे, एल की वैल्यू 0 से शुरू होती थी, 0 से गिनो, 0 1 2 3 4, 5वें नंबर पे 4 आया। तो जी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई? 4। और जब जी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 4 हुई तो एम की टोटल कितनी वैल्यूज हुई? -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, मतलब -4 से लेके +4 तक इंक्लूडिंग 0। तो टोटल 9 वैल्यूज हो गए। तो जी सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 9, राइट। वैसे ही कोई कहता एच सबसेल के लिए, तो गिनो, एस पी डी एफ जी एच, छठे पोजीशन पे आ रहा, 0 से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5, छठे पोजीशन पे 5 आ रहा 0 से काउंट करने पे। तो एच सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, और एल 5 हो गई, तो एम की वैल्यू -5 टू +5 इंक्लूडिंग 0। अब -5 टू +5, -5 टू +5 इंक्लूडिंग 0, तो -5 से लेके -1 तक 5, +1 से लेके +5 तक 5 और एक 0, तो 5 5 10 और एक 11। तो जब L इक्वल टू 5 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टोटल वैल्यूज 11 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स H सबसेल में 11 हो गए। तो अब आपको किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल्स की टोटल संख्या पता चल गई। तो एक फॉर्मूला भी लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल इक्वल्स टू 12 + 1। तो किसी सबसेल में टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 12 + 1, राइट। इसको थोड़ा चेक भी कर लो कि सही है या नहीं। जैसे मान लो कि कहा जाता है एस सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या, एस सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो 2 × 0 + 1, तो एस सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी आ गई? 1। तो यहां तो अभी निकाला था कि एस सबसेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल एंड दैट ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल। अब पी सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या, तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 1 हुई, तो 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 3। पी सबसेल में भी निकाला था कि पी सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज px, py एंड pz, राइट। डी सबसेल में अभी निकाला था 5 ऑर्बिटल्स, डी के लिए एल की वैल्यू 2 हुई, तो 2 × 2 4 + 1 5 हो गया, राइट। तो किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या किसके बराबर होगी? 12 + 1 के बराबर। यह समझ गया। अब आओ, अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पे। तो एक क्वेश्चन लिखा,
find the total number of orbitals, the total number of orbitals present in fourth cell, प्रेजेंट इन फोर्थ सेल। तो कहा गया कि फोर्थ सेल में मौजूद ऑर्बिटल्स की संख्या बतलाओ। यहां एक फॉर्मूला तो लिखे हो, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसमें है? सबसेल में। किसी सबसेल में मौजूद ऑर्बिटल्स की संख्या है 12 + 1। यहां तुमको सबसेल में नहीं निकालने का है, यहां कहा कि फोर्थ सेल में मौजूद ऑर्बिटल्स की टोटल संख्या बतलाने कहा गया है, राइट? तो उस फॉर्मूले का तो यूज नहीं करेंगे। तो अब है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और मैं करके दिखाता हूं सॉल्यूशन। किस सेल में कहा गया? फोर्थ सेल में। तो यहां लिखो फॉर n = 4, फोर्थ सेल के लिए। सबसे पहले फोर्थ सेल में सबसेल्स जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो n = 4 के लिए l की वैल्यू लिख लो। l = 0, 1, 2, 3, राइट? तो पता चला कि फोर्थ सेल में 4 सबसेल्स हैं। 0 मतलब l = 0 मतलब s सबसेल, 1 p सबसेल, 2 d सबसेल, 3 f सबसेल। तो ये सबसेल पता चल गया। यहां से हमने लिख दिया s, यहां लिख दिया p, यहां लिख दिया d, यहां लिख दिया f। तो फोर्थ सेल में यही 4 सबसेल्स हैं। तो ये सबसेल्स हो गए फोर्थ सेल के। ये क्या हो गए बच्चों? सबसेल्स। सबसेल्स। अब इन सबसेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अभी तो निकाले थे, या उस फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जैसे s सबसेल के लिए तो 2 × 0 + 1, 1 आ गया। p सबसेल के लिए 2 × 1 + 1, 3 आ गया। d सबसेल के लिए 2 × 2 + 1, 5 आ गया। और f सबसेल के लिए 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1, 7 आ गया। अभी इनमें ऑर्बिटल्स निकाले थे, इन सबको ऐड कर दिए। क्योंकि जब आप फोर्थ सेल की बात कर रहे हो तो उसमें s सबसेल भी है, p सबसेल भी है, d सबसेल भी है और f सबसेल भी है। और इन चारों सबसेल में जो ऑर्बिटल्स की संख्या है उसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन फोर्थ सेल। तो ऑर्बिटल्स की संख्या s सबसेल में 1 थी, p में 3 थी, d में 5 थी और f में कितनी थी? 7। इन सभी को ऐड कर दो तो 1 + 3 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 7 16 हो गया। तो फोर्थ सेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने आए बच्चों? 16 आया, राइट? यह समझ गया। अब ये क्वेश्चन होता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल। तो अगर क्वेश्चन को यहां पे कर दिया जाता थर्ड सेल, तब कैसे सॉल्व करते? थर्ड सेल में, थर्ड सेल तो सॉल्यूशन होता फॉर n = 3। थर्ड सेल के लिए l की वैल्यू क्या क्या आती बच्चों? 0, 1, 2। 3 नहीं आता तो 3 वाले को हटा दिए, 3 वाले को हटा दिए। अब 0, 1, 2 आया तो सबसेल 0 से क्या हो गया? n = 3 के लिए समझ लो अच्छे से, n = 3 के लिए l की यही 3 वैल्यू आएगी। क्योंकि अजीमुथ क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक होती थी? फ्रॉम 0 to n-1। तो l 0, 1 और 2 ये 3 वैल्यू जाई। तो सबसेल्स इससे s हुआ, p हुआ, d हुआ। अब s सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या 1 हुई, p में 3 हुई और d में 5 हुई। तो 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो थर्ड सेल में अगर ऑर्बिटल्स निकाला हमने तो कितने आ गए? 9। अब आओ, अगर हमें कहा जाता कि सेकेंड सेल में ऑर्बिटल्स की कुल संख्या बतलाओ,
तो सेकंड सेल के लिए यहाँ n इक्वल्स टू क्या लिख देता, 2, और n जब 2 लिखता तो l की वैल्यू क्या क्या आ जाती, 0 और 1, 2 खत्म हो जाता, राइट। तो l 0 रहता तो s सबसेल, l 1 रहता तो p सबसेल, s सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, तो 1 + 3 जोड़ने से कितना हो जाता, 4। तो सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल आते। अब अगर फर्स्ट सेल की बात करते कि फर्स्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बतलाओ, तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 होती, और n जब 1 होती तो l सिर्फ 0 होता, और l सिर्फ 0 होता तो उससे सिर्फ s ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होता, और s ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स की संख्या 1। तो आपको पता चला कि फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या 1, सेकेंड सेल में टोटल ऑर्बिटल्स 4, थर्ड सेल में 9, फोर्थ सेल में 16। तो अब इसमें थोड़ा एक फॉर्मूला के फॉर्म में लाना चाहते हैं हम लोग, डेराइव तो किए। 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो हमने क्या देखा, किसी भी सेल में टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या n स्क्वायर के बराबर है, n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे फर्स्ट सेल था तो n की वैल्यू 1 हुई और 1 स्क्वायर 1 हुआ, सेकेंड सेल था तो n की वैल्यू 2 हुई एंड 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, थर्ड सेल के लिए n की वैल्यू 3 हुई एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, फोर्थ सेल के लिए n की वैल्यू 4 हुई एंड 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो हम लोगों ने डेराइव कर लिया, तो एक और फॉर्मूला मिल गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल इक्वल्स टू n स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी कैसे निकालते हैं वो तो हम लोगों ने सीख ही लिया कि क्यों n स्क्वायर लिखा जा रहा है, तो इस फॉर्मूले को हमने डेराइव कर लिया। तो अब कहा जाता कि फिफ्थ सेल में टोटल ऑर्बिटल्स, तो आप डायरेक्टली भी बिना सोल्व किए भी बता सकते थे, सोल्व करके तो आ ही जाएगा, बिना सोल्व किए भी बता सकते थे कि फिफ्थ सेल में पूछा गया तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, राइट। अब आओ एक और बात को रिलेट करते हैं। जब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। देखा था किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी थी, 2n स्क्वायर, और किसी सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी थी, n स्क्वायर। तो अब हम जानना चाहते एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर है और उसी सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स n स्क्वायर है, तो हम जानना चाहते कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, राइट। तो एक सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हैं बच्चों, n स्क्वायर, और एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2n स्क्वायर। तो एक सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स n स्क्वायर और उसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर। तो इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि n स्क्वायर ऑर्बिटल्स में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स हैं, n स्क्वायर ऑर्बिटल्स में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स है। चूंकि एक सेल में, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हमने निकाला n स्क्वायर और एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था 2n स्क्वायर। तो जो वो 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, n स्क्वायर ऑर्बिटल्स में। तो हम लिखते कि सिंस n स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैज 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स therefore one orbital has, तो लिखो since n square orbitals has 2n square electrons, therefore one orbital has 2n स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। तो ये कैंसिल कर दो n स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चल गया कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, राइट। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। क्लियर? अब आओ यहां लिखो सब सेल। यहां लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जैसे s था, p था, d था, f था, g था, h था। तो s सब सेल में अभी निकाला था एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, f में 7, g में 9, h में 11। तो ये अब बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, राइट। इन बातों को देख चुके, वैसे इस फॉर्मूले से भी निकल जाता, और जनरल कैसे निकाले थे वो तो पूरा डेराइव करके दिखाया ही गया है। अब एक और बात यहाँ पे नोट करो सब सेल और नीचे लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सब सेल हो गया और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जस्ट सी एस सब सेल। तो एस सब सेल में ऑर्बिटल्स पता चल गया ना कि मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। तो एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या लिख दोगे? 2। पी सब सेल, पी सब सेल में ऑर्बिटल्स आपके कितने हैं? 3। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 6। तो पी सब सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। डी सब सेल ऑर्बिटल्स कितने हैं बच्चों? 5। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। एफ सब सेल ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें? तो 7। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14। तो आपने सीखा कि डिफरेंट सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। एस सबसेल में 2, पी में 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। और ऐसा इसलिए बिकॉज एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आओ इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लाते हैं। और जैसे अभी पढ़ा था, यहां से देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। किसी सबसेल में ऑर्बिटल्स की टोटल संख्या कितनी हुई बच्चों? 12 + 1। किसी सबसेल में ऑर्बिटल्स की टोटल संख्या, टोटल नंबर 12 + 1 हुई। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 2। तो चूंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 12 + 1 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 + 1 ऑर्बिटल में कितने? तो 2 × 12 + 1। तो इससे क्या मिल गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल। यहां क्या लिखा हुआ था? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। तो जितना टोटल ऑर्बिटल्स होंगे सबसेल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्बिटल्स की संख्या को, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इक्वल्स टू 2 × 12 + 1 इक्वल्स टू 4l + 2। तो किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सेल में तो जान गए थे 2n², सबसेल में क्या हो गया? 4l + 2। कहां से आया? क्योंकि मैक्सिमम या टोटल ऑर्बिटल था सबसेल में 12 + 1,
और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो 12 प्लस 1 ऑर्बिटल में 12 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 4l प्लस 2। अब यहां से वैल्यू रख के देख लो, जैसे s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, तो 4 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, निकाले हो 2। p सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो p के लिए l की वैल्यू क्या हुई, p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 हो गई, तो 4 इंटू 1 प्लस 2, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 क्या आ गया बच्चों, 6। तो p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। d सबसेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इंटू डी सबसेल के लिए l की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 2 10, तो डी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 है। f सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो f सबसेल के लिए l की वैल्यू 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 2 12 और 2 14, राइट। तो f सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हो। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब आइए लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको डिस्कस करें हम लोग। तो स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते थे s और ms, s सबस्क्रिप्ट है, s और ms। चलिए, लिखा है दिस क्वांटम नंबर रेफर्स टू द टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ द स्पिन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्वांटम नंबर है, ऐसे समझो, ये क्वांटम नंबर, जैसे आपने क्या पढ़ा, एटम में सेल होता, जिसकी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिली। सेल में क्या होता, सब सेल होता, जिसकी इंफॉर्मेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिली। सब सेल में क्या होता, ऑर्बिटल्स होते, जिसकी इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिली, और उन ऑर्बिटल में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कह सकते हो कि स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बतलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बतलाता है। तो उसी को लिखा है कि दिस क्वांटम नंबर रेफर्स टू द टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ द स्पिन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यह क्वांटम नंबर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बतलाता है। स्पिन जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो दो तरह का होगा। जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो स्पिन कर रहा है, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट, ये स्पिनिंग एक्सिस है, तो या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन होगा, और नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन होगा। तो मतलब किसी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो तरह का होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो किसी एक ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यही लिखा है कि स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए कहा कि स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज ऑफ प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए दो वैल्यूज होंगे, फिक्स है कि s की वैल्यू हमेशा प्लस हाफ और माइनस हाफ, राइट। अब जैसे क्लॉकवाइज स्पिन है, तो उसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन को कैसे, अपवर्ड एरो से। ये आपको अपवर्ड एरो दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय अपवर्ड एरो एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो। तो बस आपने इतना सीखा, सम अप करें हम लोग तो ये सीखा पहली बात कि स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है,
और ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के कितने तरह के स्पिन होंगे? 2 तरह के। कौन कौन? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो इसीलिए स्पिन क्वांटम नंबर की ऑलवेज 2 वैल्यूज होगी। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए +12 और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -12। हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर की बस 2 वैल्यू, क्लॉकवाइज स्पिन +12, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन -12। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए आप अपवर्ड एरो का यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे। यहाँ लिखा क्लॉकवाइज स्पिन तो S इक्वल टू +12 लिख दिया है। यहाँ लिखा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन तो S इक्वल टू -12 लिख दिया है। अब आइए, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के किसी एक वैल्यू से कौन रिप्रेजेंट होता था? ऑर्बिटल। तो जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, m इक्वल्स टू 0, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू कितने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता था? ओनली 1 ऑर्बिटल। जैसे आप यहीं से देखो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू एक सेल को रिप्रेजेंट करता था। एजीमुथल क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता था। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता था? एक ऑर्बिटल को, राइट। अब आओ, जैसे m इक्वल टू 0 है तो इससे कितना ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हुआ? एक ऑर्बिटल। तो m इक्वल टू 0 के लिए s की वैल्यू हो गई ±12, राइट। m इक्वल टू अगर -1 होता तो m इक्वल्स टू -1 भी कितने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया? एक ऑर्बिटल को। m की कोई भी एक वैल्यू एक ही ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया। और एक ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा 2 तरह का, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो m इक्वल टू -1 के लिए भी s की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? +12 एंड -12, +-12। वैसे ही m इक्वल्स टू +1 होता तो भी s की वैल्यू क्या हो गई? +-12, बिकॉज m इक्वल्स टू +1 also represent single orbital, only 1 orbital। और एक ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का बस 2 तरह का स्पिन होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही यहाँ m इक्वल्स टू अगर +3 होता तो भी ये m की एक ही वैल्यू लिखी गई है, इससे भी एक ही ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हुआ। और तब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? ±12। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के किसी भी एक वैल्यू के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? 2 होगी। और वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? +12 एंड -12, राइट। तो इतनी बातों को आप समझ गए। अब आओ, जब क्वांटम नंबर को आपने डिफाइन किया था तो वहां पे क्या कहा था? सेट ऑफ 4 numbers which gives complete information about an electron present in an atom। 4 नंबर का एक समूह जो किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा इंफॉर्मेशन लिखा, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -1 एंड s इक्वल्स टू +12। किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए ये n, l, m और s मैंने लिखा है। अब इससे हम जानना चाहते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमको मिला। तो n इक्वल टू 3 लिखा। n किसको रिप्रेजेंट करता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस व्हाट? सेल नंबर। तो पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन एटम के 3rd सेल में है। अब यहाँ l इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो इससे पता चला कि वो 3rd सेल के p सबसेल में है, बिकॉज l इक्वल्स टू 1 स्टैंड्स फॉर p सबसेल। तो पहला इंफॉर्मेशन पता चला कि इलेक्ट्रॉन एटम के 3rd सेल में है। दूसरा पता चला कि 3rd सेल के
p सब सेल में है। तीसरा क्या पता चला वो देखो, m की वैल्यू -1 है, मतलब p सब सेल के किसी एक ऑर्बिटल में। अब वो ऑर्बिटल आप px भी कह सकते हो, या py भी कह सकते हो, या pz भी कह सकते हो। मैं उसको कह रहा हूं लेट्स से px। तो मैं कहा कि वो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल के p सब सेल के px ऑर्बिटल में है, और लास्ट में लिखा है s इक्वल टू प्लस हाफ। इसका मतलब कि px ऑर्बिटल में उसका स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज स्पिन, क्योंकि s की वैल्यू प्लस हाफ लिखी हुई है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो उसके 4 क्वांटम नंबर लिखने से पता चला। ये 4 क्वांटम नंबर जब हमने लिखा तो पता चला कि एटम के थर्ड सेल में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसके बाद पता चला कि थर्ड सेल के p सब सेल में है। उसके बाद पता चला कि p सब सेल के px ऑर्बिटल में है। मैं px बोल रहा हूं, तुम कहते हैं कि सर हम इसको py बोलना चाहते, बोल सकते हो। कोई कहता है कि नहीं pz बोलना चाहते, बोल सकते हो। तो px ऑर्बिटल में है, और उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कौन सा स्पिन है, क्लॉकवाइज स्पिन। तो यही किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ कि इलेक्ट्रॉन एटम के किस सेल में है, उस सेल के किस सबसेल में है, उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में है, और उस वक्त उसका स्पिन कैसा है। राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स।